नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल के विचार। खासकर पैसे खर्च करने की कला पर। बिल्कुल, उनका जो द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी वाला नजरिया है ना, आज उस पर एक गहरी छानबीन करेंगे। हमारे पास जो सोर्स है वो इस आम धारणा को सीधी चुनौती देता है कि पैसा सिर्फ बचाने के लिए है या निवेश करने के लिए। बिल्कुल हाँ। इसमें एक बहुत दमदार बात कही गई है, अमीर बनना एक हुनर है, अमीर बने रहना दूसरा। लेकिन पैसा खर्च करना भी एक ऐसा हुनर है जिससे ज्यादातर लोग कभी सीखते ही नहीं। तो आज हमारी इस पड़ताल का मिशन एकदम साफ है, ये समझना कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो ताकि ज्यादा चीजें नहीं बल्कि ज्यादा आजादी और एक बेहतर जिंदगी खरीदी जा सके। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक और फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत नहीं है। असल में ये पैसे और खुशी के बीच के उस उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश है। अच्छा, हमारे सोर्स में जो पहला आकर्षक बिंदु उठाया गया है वो पूरी बातचीत की नींव रखता है। वो ये है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा कोई स्टेटस या महंगी चीजें नहीं बल्कि आजादी है। आजादी। हाँ, अपने समय पर, अपने फैसलों पर पूरा नियंत्रण होना, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। आजादी, ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में तो लोग पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करते हैं। सोर्स में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बड़ा घर बनाम बड़ा सुकून। इसमें बताया गया है कि कैसे लोग अक्सर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या एक महंगी लाइफस्टाइल को ही सफलता मान बैठते हैं। और यहीं पर वो जाल बिछना शुरू होता है। ये चीजें बाहर से सफलता जैसी दिखती हैं, पर असल में ये फिक्स्ड खर्चे बढ़ाती हैं। फिक्स्ड खर्चे मतलब ऐसे पक्के खर्चे जो हर महीने आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी गाड़ी की ईएमआई, बड़े घर का मेंटेनेंस, क्लब की मेंबरशिप, ये सब आपके ऊपर एक अदृश्य बोझ डाल देते हैं। लेकिन एक मिनट, समाज में तो इसी को सफलता का पैमाना माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम बड़ी ईएमआई भर रहे हैं तो मतलब हम जिंदगी में कुछ बना रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स कहता है कि ये कुछ बनाने का भ्रम है। असल में आप अपने लिए एक पिंजरा बना रहे होते हैं। एक पिंजरा? हाँ, जब आपके महीने के पक्के खर्चे बढ़ जाते हैं तो आप अनजाने में ही अपनी नौकरी, ईएमआई और तनाव के गुलाम बन जाते हैं। आपके पास जिंदगी में बड़े फैसले लेने की आज़ादी कम हो जाती है, क्योंकि आपको हर महीने उन बिलों को चुकाने के लिए एक निश्चित रकम कमानी ही पड़ती है। मतलब आप वो नौकरी नहीं छोड़ सकते जिससे आप नफरत करते हैं क्योंकि ईएमआई देनी है। एग्जैक्टली। आप वो रिस्क नहीं ले सकते जो आपका करियर बदल सकता है क्योंकि घर चलाना है। तो वो बड़ा घर सुकून नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाता है। समझ गया, मतलब हम सफलता की निशानी खरीदने के चक्कर में अपनी आजादी बेच देते हैं। वाह। इसी से जुड़ा हुआ सोर्स में एक और विचार है जो इस जाल को और अच्छे से समझाता है, दो तरह के खर्च। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। सोर्स खर्चों को दो हिस्सों में बांटता है। एक है दिखावे के लिए खर्च, जिसे ईगो स्पेंडिंग कहा गया है। और दूसरा है मूल्य के लिए खर्च, यानी वैल्यू स्पेंडिंग। दिखावे का खर्च वो है जो हम दूसरों को ये बताने या जताने के लिए करते हैं कि हम सफल हैं, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। इसका मकसद बाहरी मान्यता पाना है। जैसे लेटेस्ट फोन खरीदना, भले ही पुराने वाले में कोई खराबी ना हो, या फिर किसी महंगी जगह पर सिर्फ इसलिए छुट्टियां मनाना ताकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल सकें। बिल्कुल। जबकि वैल्यू स्पेंडिंग वो खर्च है जो आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाता है, भले ही किसी और को इसके बारे में पता चले या ना चले। अच्छा। ये आपके निजी अनुभव, आपकी सेहत, आपके ज्ञान और आपके रिश्तों को मजबूत करता है। सोर्स में इसका एक गोल्डन रूल भी दिया गया है। क्या है वो? जो चीज आपको सच में मूल्य देती है, परिवार के साथ समय, अच्छी नींद, सेहतमंद खाना, कुछ नया सीखना, उस पर खुलकर खर्च करो। और जो चीज सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए है, उसे बेरहमी से अपनी जिंदगी से निकाल दो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर क्या असल में इतना आसान है? समाज में रहते हुए दिखावे के दबाव से बचना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सोर्सेस का समाधान बाहर नहीं बल्कि अंदर खोजने को कहता है। वो कहता है कि ये बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान अपनी खरीदी हुई चीजों से जोड़ना बंद कर देते हैं। जब तक आप सोचते हैं मैं अपनी कार की वजह से सफल हूं, तब तक आप इस जाल में फंसे रहेंगे। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं अपने हुनर, अपने रिश्तों और अपने चरित्र की वजह से मूल्यवान हूं, उस दिन ये बाहरी दबाव अपने आप कम हो जाता है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। और ये रातों रात नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। सिर्फ निकल कर आता है सोर्स में, रिच बनाम वेल्दी होने का फर्क।
ये तो बहुत ही जरूरी फर्क है। हाँ, मतलब मुझे तो पढ़कर लगा कि अरे ये तो स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए था, हर किसी को। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है। रिच यानी अमीर होना, वो है जो दिखता है, आपकी महंगी कार, आपका बड़ा घर, आपके ब्रांडेड कपड़े। ये आपकी मौजूदा आमदनी का प्रदर्शन है। सही बात। अगर कोई महीने में 5 लाख कमाता है और 5 लाख खर्च कर देता है तो वो रिच दिख सकता है। लेकिन वो वेल्दी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वेल्दी यानी दौलतमंद होना, वो है जो नहीं दिखता। ये वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया। आपका बैंक बैलेंस, आपकी निवेश, आपका इमरजेंसी फंड, ये वो दौलत है जो आपको सुरक्षा, स्थिरता और सबसे जरूरी चीज विकल्प। हाँ, विकल्प देती है। सोर्स में साफ कहा गया है कि ज्यादातर लोग रिच दिखने के चक्कर में वेल्दी बनने का मौका ही गवा देते हैं। ये विकल्प या ऑप्शंस वाला आइडिया बहुत गहरा है। सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है? इसका मतलब है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। सोचकर देखिए, अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जो आपकी मानसिक शांति छीन रही है, तो वेल्दी होने का मतलब है बिना डरे वो नौकरी छोड़ने का विकल्प होना। सही है। अगर आपके पार्टनर को किसी दूसरे शहर में एक बेहतरीन मौका मिलता है, तो ये आपको बिना आर्थिक चिंता के शहर बदलने का विकल्प देता है। या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये आपको बिना किसी से उधार मांगे बेहतरीन इलाज करवाने का विकल्प देता है। या अगर मन किया कि 6 महीने का ब्रेक लेकर कुछ नया सीखा जाए। एग्जैक्टली, वो करने का विकल्प देता है। ये सारे विकल्प तभी मुमकिन है जब आपके पास वो दौलत हो जो दिखती नहीं है। रिच आदमी शायद ये सब ना कर पाए क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल की ईएमआई में फंसा है। और ये सीधे तौर पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल से जुड़ा है, जिसकी बात सोर्स में की गई है। मतलब जैसे ही आमदनी बढ़ती है, लोग तुरंत अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। हाँ, नया फोन, बड़ी गाड़ी, बेहतर घर। और नतीजा, वो उन्हीं विकल्पों को खो देते हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। सही पकड़ा। उनकी आमदनी तो बढ़ जाती है, पर उनकी आजादी वहीं की वहीं रहती है, बल्कि कई बार तो और कम हो जाती है। इसीलिए सोर्स की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। जब आपकी आमदनी बढ़े तो सबसे पहले अपना सेविंग्स रेट बढ़ाओ, अपनी लाइफस्टाइल नहीं। अपनी बढ़ी हुई आमदनी को अपनी आजादी खरीदने में लगाओ और महंगी चीजें खरीदने में नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो मतलब कोई सीक्रेट नहीं है, कोई हॉट स्टॉक टिप नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं। सोर्स कहता है कि दौलतमंद लोग बहुत ही बोरिंग आदतों से बनते हैं। हाँ, और यही सबसे मजेदार बात है। हम हमेशा किसी जादुई फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं, जबकि दौलत बनाने का रास्ता उबाऊ और दोहराव वाला है। ये बोरिंग आदतें ही असल में काम करती हैं क्योंकि ये टिकाऊ होती हैं। और वो बोरिंग आदतें हैं नियमित बचत करना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना, कम कर्ज रखना और सबसे जरूरी धैर्य रखना। ये सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इन्हें अपनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए बना है। दिखावे पर खर्च करने से हमें डोपामाइन का एक तुरंत हिट मिलता है। हाँ, एक सामाजिक मान्यता का एहसास होता है। बिल्कुल। जबकि एक एसआईपी में पैसा डालने का इनाम सालों बाद मिलता है। असली लड़ाई यही है। ये आदतें उबाऊ हैं, पर इनके पीछे का मनोविज्ञान और गणित बहुत शक्तिशाली है। जैसे इमरजेंसी फंड का ही उदाहरण लें, लोग इसे अक्सर एक बोरिंग चीज मानते हैं कि पैसा बस यूं ही पड़ा हुआ है, बढ़ नहीं रहा। जबकि सोर्स कहता है कि इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये मानसिक शांति खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है। मानसिक शांति खरीदना? हाँ, जब आपके पास 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा सुरक्षित रखा होता है, तो आप नौकरी जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी मुश्किलों में घबराहट में आकर गलत फैसले नहीं लेते। आप शांति से सोचकर सही कदम उठा पाते हैं। अच्छा। ये आपको कम दाम पर अपने निवेश बेचने से बचाता है, या आपको महंगा पर्सनल लोन लेने से बचाता है। ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, ये आपका अच्छा सोचने वाला दिमाग है जब बाकी सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो। वाह, मानसिक शांति खरीदने का तरीका, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो अगर पहचान चीजों से नहीं है तो फिर किससे है? लोग इस जाल से बाहर कैसे निकलें कि मेरे पास ये है इसलिए मैं सफल हूं? सोर्स के अनुसार असली पहचान आपके चरित्र, आपके हुनर, आपके रिश्तों और आपके अनुभवों के संग्रह से बनती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। एक महंगी घड़ी चोरी हो सकती है, एक गाड़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन जो ज्ञान आपने हासिल किया है, जो रिश्ते आपने बनाए हैं, जो मुश्किल हालात आपने पार किए हैं,
वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। सही बात है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं और अपनी पहचान इन अंदरूनी चीजों से जोड़ते हैं, वे ज्यादा आजाद और ज्यादा खुश रहते हैं। उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। और उनका खर्च अपने आप ईगो से हटकर वैल्यू पर आ जाता है। एग्जैक्टली। बहुत खूब। तो अब तक की सारी बातचीत को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे सोर्स में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। हाँ, और ये बहुत सीधे और सरल कदम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला कदम है, हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले बचत करें, खर्च बाद में, जिसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। कम से कम 20% बचाने का लक्ष्य रखें। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। बिल्कुल। दूसरा है 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना। तीसरा, अगर कोई EMI या क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है तो उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाकर खत्म करें। ये आपकी कमाई में लगे हुए ऐसे छेद हैं जो आपकी दौलत को बहने देते हैं। चौथा कदम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया, जिसे 30 डेज रूल कहा गया है। अगर कोई भी बड़ी गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे तो तुरंत ना खरीदें, 30 दिन रुकें। ये तो आवेग और जरूरत के बीच एक कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा है ना? सही कहा। अक्सर 30 दिन बाद वो चीज खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। ये आवेग में की जाने वाली खरीदारी से बचाने का सबसे असरदार तरीका है। फिर पांचवा कदम आता है, जो एक मानसिक एक्सरसाइज है। अपने हर खर्च को 2 श्रेणियों में बांटें, वैल्यू खर्च और ईगो खर्च। और छठा और आखिरी कदम, जब आमदनी बढ़े तो अपनी लाइफस्टाइल को वैसा ही रखें और बढ़ी हुई आमदनी को सीधे निवेश में डाल दें। अपनी आजादी खरीदें, पिंजरा नहीं। इन सभी पॉइंट्स में से ये वैल्यू वर्सेस ईगो वाला पॉइंट एक बहुत ही शक्तिशाली टूल लगता है। ये सिर्फ बजट बनाने का तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक शक्तिशाली मानसिक मॉडल है। ये खुद से ये पूछने का एक तरीका है कि मैं ये खर्च असल में क्यों कर रहा हूँ। क्या ये मेरी जरूरत है? क्या ये मुझे सच में लंबे समय की खुशी देगा, या ये सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए है? ये एक सवाल आपके और आपके गलत खर्च करने की आदत के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। ये आपको अपने पैसे और अपनी जिंदगी दोनों पर ज्यादा कंट्रोल देता है। बिल्कुल। ये आपको एक जागरूक उपभोक्ता बनाता है, न कि सिर्फ बाजार के इशारों पर नाचने वाला एक पैसिव स्पेंडर। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो सोर्स का मुख्य संदेश बहुत ही साफ और शक्तिशाली है। क्या है वो? पैसे का असली लक्ष्य ज्यादा चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी और ज्यादा आजादी खरीदना है। बिल्कुल। पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, ये उस मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है, एक टूल है, और किसी भी टूल की तरह इसका सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। और असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI, जैसा कि सोर्स में कहा गया है, हमें हमारे समय, हमारी सेहत और हमारे रिश्तों में मिलता है। पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल इन अनमोल चीजों को सुरक्षित करने में है, ना कि ऐसी चीजें जमा करने में जिनकी चमक कुछ ही दिनों में फीकी पड़ जाती है। एकदम सही। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सवाल सीधी तौर पर सोर्स में नहीं लिखा है, लेकिन ये उसी की आत्मा से निकलता है। जरूर। सवाल ये है, अगर पैसे का सबसे अच्छा उपयोग समय और मानसिक शांति खरीदना है, तो आज ऐसा कौन सा एक खर्च है जिसे आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह खत्म करके अगले हफ्ते अपनी जिंदगी में 1 घंटे का सुकून वापस खरीद सकते हैं?